हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो यूपी टेट 2026 को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे सर्वप्रथम हम पर्यावरण के जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर को 1 बाय 1 कवर कराने की कोशिश में आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और आज की वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीका से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सर्वप्रथम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण को कई बार बहुत सी जगहों पर आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे यह टूटेगा परिधन के आवरण में। किसमें टूटेगा दोस्तों? परिधन के आवरण में। आपको बता दें परि का मतलब होता है चारों तरफ से। परि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि परि का मतलब होता है चारों तरफ से और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो जो हमको चारों तरफ से घिरे हुए है ना, मान लीजिए जहाँ पे आप हैं उसके चारों तरफ जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, नदी पहाड़ समुंदर, आपके रोड, जितने भी कुछ है ना दोस्तों, सभी आपके पर्यावरण के हिस्सा हैं। तो पर्यावरण होता क्या है? तो जो हमको चारों तरफ से घिरे हुए है ना, वही हमारा क्या है दोस्तों? पर्यावरण है। अब पर्यावरण को अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इन्वायरमेंट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है ना दोस्तों, इसकी उत्पत्ति एनवायरन से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? एनवायरन से हुई है। ENVIRON से हुई है। और यह शब्द किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा इस शब्द जो है ना, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का प्यारे? तो फ्रांसीसी भाषा का। इससे ये पॉइंट बनता है। पर्यावरण किसे बोलते हैं? तो परिधन के आवरण, अर्थात जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जो इन्वायरमेंट शब्द है वह किससे बना है? तो इन्वायरन से बना है। याद रखेंगे, एनवायरन से बना है। और एनवायरन जो शब्द है वह फ्रांसीसी शब्द है और फ्रांसीसी शब्द से इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो आप लोग देखेंगे, जो आपका ए एनवायरन शब्द है ना दोस्तों, ये एनवायरन शब्द का अर्थ ही होता है घेरना या आस पड़ोस की जो चीज़ें होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं घेरना। इसका अर्थ होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम इसी क्रम में अब आगे ले चलते हैं। यहाँ पे आपको हम बताएंगे पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने परिमंडल पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे आप तुरंत बताइएगा। डोमेन की बात करेगा कि पृथ्वी पर कितने परिमंडल हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है सबसे पहला स्थल मंडल। सेकंड नंबर की बात करिएगा प्यारे, सेकंड नंबर पर आता है आपका जल मंडल। और तीसरे नंबर पर आता है आपका वायुमंडल। और चौथे नंबर पर आता है जीवमंडल, या इसी को प्यारे कहीं कहीं पे हम लोग लिखते हैं जैव मंडल। ये बातों को याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसी जो आपके स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जीव या जैव मंडल है, इससे परीक्षा में प्रश्न भर भर के आते हैं। अब कैसे प्रश्न आते हैं सबको मैं यहाँ पे कवर ही करा दूंगा। आज के वीडियो से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से भी मिलेंगे और आगामी एग्जाम में भी आपके लिए मदद पहुँचाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्थल मंडल। जहाँ पे आप रहते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसे हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। पृथ्वी हमारा स्थल मंडल का हिस्सा है। इस बात को याद रखिएगा। जहाँ पे आप उठते बैठते सोते बैठते हैं, याद रखेंगे। जल मंडल जो आपकी नदियाँ हैं, आपका समुद्र है, आपका महासागर है, सब जल मंडल के हिस्सा है। अभी आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको जीवन उचित मात्रा में मिल सके, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिले, जहाँ पे सभी गैसें आपको जो आपके जीवन के लिए अनुकूल हैं वो मिले, उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और जीवमंडल वो होता है ना जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप आपको देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं जीवमंडल और इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पे जीवन संभव होता है। यहाँ पे कोई मनुष्य के जीवन जीने की आदर्श दशा पाई जाती है। अगर आपसे पूछ भी दे कि आदर्श दशा जीवन जीने की कहाँ पे पाई जाती है, तो जीवमंडल या जैव मंडल में पाई जाती है। गैसों का सम्मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो गैस हमको देखने को मिलते हैं वायुमंडल में। अगर जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो जल हमें कहाँ मिलता है? तो जल मंडल में देखने को मिलता है। और इसके बाद स्थल अर्थात पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे चल फिर पाते हैं, जहाँ पे मोटर कारें वाहन आदि चलते हैं, जहाँ पे रोडें हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वह स्थल मंडल का हिस्सा है। इस तरह आप लोग एकदम निम्न भाषा में तरीका को समझने का प्रयास करिएगा। आगे ले चलते हैं। यहाँ पे हम पर्यावरण के घटक बताएंगे।
याद रखेंगे। पर्यावरण के घटक तो मुख्य रूप से दो ही होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप केवल दो ही ना याद करके कभी कभी तीन भी कहीं पे पूछ देता है। जो करेक्ट मान है ना वो दो है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। लेकिन एक बार ऐसा पेपर भी बना है जिसमें पर्यावरण के घटक दो दिया ही नहीं था और उसमें बच्चों को तीन ऑप्शन दिया था, तो तीन को तो करेक्ट करना ही है। जिसमें आप लोगों का जैविक, अजैविक और सामाजिक एक चीज आ जाता है, सामाजिक। तो सामाजिक को आप ना ध्यान रखिए, आप यहाँ पे केवल टू केवल दो ही याद रखिए कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, या एक आपका प्राकृतिक या और एक होता है आपका मानव निर्मित। दो तरीके को ध्यान रखिए। और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में या प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में, आप प्राकृतिक पदार्थों के बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहेंगे, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं ना, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें भार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, मतलब आप भी क्या हैं, एक पदार्थ हैं। आप भी स्थान घेरे ही रहे हैं और आपके अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ तो आपका वेट है, भार तो है ना। तो आप भी पदार्थ के हिस्सा हैं। जो आपके वाहन हो गए, गाड़ी हो गया, बस, जीप, कार, जो गाय भैंस, जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब क्या हैं दोस्तों, पदार्थ हैं। याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, यही पदार्थ जो होते हैं ना, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं प्यारे, कुछ होते हैं मानव निर्मित। अब प्राकृतिक की बात बोलिएगा तो प्राकृतिक का मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ उपहार। याद रखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे, इसको हम लोग बोलेंगे गिफ्ट ऑफ गॉड। मतलब जो हमें भगवान ने बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में दे दिया है। जैसे आपका पहाड़ हो गया, आपका झरना हो गया, आपका क्या और इतने, जैसे कि आपका पहाड़ हो गया, झरना हो गया, आपके नदियाँ हो गई, इस महासागर हो गए, सब गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान का दिया हुआ उपहार है। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक ना। अगर मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बात करें, जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, जैसे आपका जहाज हो गया, आपके मोटरसाइकिल हो गए, आपके जितने वाहन हो गए, आपके टीवी हो गया, आपकी मोबाइल हो गई, सब मानव निर्मित आ जाएंगे। तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, दो होते हैं। एक प्राकृतिक आता है एक नंबर पे, और एक आता है प्यारे आपका मानव निर्मित सेकंड नंबर पे। अब देखिएगा, मैं आपको एक बाई एक करके प्रत्येक चीज़ों को मैं बताऊंगा, ऐसा कोई भी चीज़ ना रह जाए जिससे चीज़ें न समझ में आए आपको, ठीक ना। अगर मानव निर्मित में बात करिएगा तो इमारत किसने बनाया, इमारत तो मनुष्य ने बनाया। तो मानव निर्मित का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपका इमारत होगा। अगर आप कहेंगे पुल की बात कर लीजिएगा, पुल किसने बनाया, तो मनुष्य ने बनाया, मानव निर्मित हो जाएगा। आपका सड़क भी क्या हो जाएगा प्यारे, तो मानव निर्मित हो जाएगा। आपका जैसे पार्क हो गया, क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। आपका हवाई जहाज क्या हो गया दोस्तों, तो ये भी आपका मानव निर्मित हो जाएगा। आशा करते हैं कि अब आप लोग मानव निर्मित चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, एक होता है जैविक और एक होता है आपका अजैविक। याद रखेंगे, जैविक को क्या बोलते हैं, जैविक को हम लोग प्यारे बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सजीव बोलते हैं। और अजैविक को क्या बोलते हैं, तो अजैविक को बोलते हैं निर्जीव। अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने भी हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिएगा, प्रश्न इस प्रकार बनता है कि निम्न में से कौन सा अजैविक है। अजैविक है, अजैविक है मतलब, अजैविक मतलब जिसमें जीवन न पाया जाता, उसको हम लोग अजैविक बोलते हैं। और जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, ठीक ना। अगर आप इसका एग्जाम्पल की बात बोलिएगा तो मैं आपको बता दूं, सभी पेड़ पौधे हो गया, ठीक ना, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जैविक में आएंगे। आपका पेड़ पौधा हो गया, आपका मनुष्य हो गया, आपका जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, आपका जीव जंतु हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं प्यारे, तो ये सभी आपके जैविक के एग्जाम्पल हैं। अगर बात आपसे पूछे कि अजैविक का एग्जाम्पल बताइए, आपका मिट्टी हो गया, या इसको मैं स्थल लिख दूं, चलिए स्थल लिख दे रहा हूं, आपका स्थल हो गया। आपसे अगर पूछे धूप क्या है, बहुत बार पूछा है, आपसे पूछे प्रकाश, इसी को धूप को क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, ये भी आपका अजैविक का हिस्सा है। आपका वायु हो गया, वो आपका मिट्टी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये आपके सभी हैं अजैविक के हिस्सा। मतलब मैं बता दूं, एक बार नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किए हैं, नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। और आपको बता दूं, देखिए प्रश्न ऐसा ही बनता है, अगर आपसे पूछे कि जैविक, तो जैविक मतलब ढूंढिए किसमें जीवन पाया जा रहा है, वही जैविक का एग्जाम्पल सही होगा। और अजैविक पूछे, तुरंत आप ढूंढिए कि किसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वही आपका अजैविक का एग्जाम्पल होगा, सही होगा।
ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। और चलिए इसी क्रम में हम आगे ले चलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पर्यावरण के क्षेत्र। क्या बताएंगे दोस्तों? पर्यावरण के क्षेत्र। और पर्यावरण के क्षेत्र में आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे परिमंडल के कितने क्षेत्र होते थे, तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन एक क्षेत्र और हो जाता है जहाँ पे तीनों एक दूसरे को काटते हो। यहाँ पे ऐसे पता है ना, मैंने तो बता दिया था दोस्तों, जब ये तीनों एक दूसरे को काटते हैं और जहाँ पे पॉइंट तीनों का कटान बिंदु होता है, यहाँ पे ही जीवन संभव पाया जाता है। इसी को हम लोग जीव मंडल या जैव मंडल का नाम दे देते हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये जलमंडल है, इसमें यहाँ पे जल पाया जा रहा है। ये देखिए ये आपका वायुमंडल है, यहाँ पे हवा पाई जा रही है। और यहाँ पे मिट्टी है, स्थल मंडल है, यहाँ पे मिट्टी पाई जा रही है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे आप मिट्टी पर ही रह के नहीं जीवित रह सकते अगर आपको हवा न मिले, आपको जल ना मिले। आप जल पर ही रह के नहीं जीवित रह सकते अगर आपको हवा न मिले और आपको चलने उठने बैठने की चीज़ें ना हो, आपको खाने पीने की चीज़ें ना मिले। तो इसलिए जीवन जीने के लिए सभी आधारों का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जल भी हो, देखिए दोस्तों, जल भी हो मतलब वायु भी हो जीने के लिए, और इसके बाद आपका मिट्टी पर चलने, इसी पर तो आपको पेड़ पौधे से भोजन मिलेंगे। तो मतलब मिट्टी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता और हवा, ये तीनों की आवश्यकता है आपको जीवन को जीने के लिए। तो इसीलिए देखेंगे दोस्तों, ये मिट्टी का भी पॉइंट है और ये आपका हवा के भी पॉइंट है और ये आपका जल का भी पॉइंट है। मतलब जहाँ तीनों मिलते हों वहीं पे जीवन पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? तो इसी को हम बोल देते हैं जैवमंडल। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। जैवमंडल किसे बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे जहाँ पे हमको जीवन पाया जाता हो, संपूर्ण मात्रा में हमको जीवन मिलता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हम सभी को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब देखिए वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, आपको पता है ना, गैसों का। आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यहीं से हमको प्राप्त होता है। जल ही जीवन है, आपने सुना है, पूरे निचली कक्षाओं से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। अभी हम जल को पढ़ेंगे, जल का प्रदूषण कैसे होता है, जल से कितने प्रश्न यूपी टेट में बनते हैं, सबको हम कवर करेंगे। और जल को आपको पता है ना कि कौन सा जल सबसे बेस्ट होता है और अम्लीय वर्षा क्या होता है, सब यहीं से हम कवर कर लेंगे आपका। इसके बाद मिट्टी पे पेड़ पौधे जमते हैं, पेड़ पौधे हमारी कैसे सुरक्षा करते हैं, हमें भोजन प्राप्त कराते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी कैसे इस पर डिपेंड करते हैं, सब चीज़ों को आज हम कवर कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए अब हम आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों वायुमंडल। क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल। और वायु का मतलब क्या होता है? वायु का मतलब होता है हवा, और हवा का मतलब किससे हम याद रखेंगे दोस्तों? गैस से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? तो हवा को हम गैस से याद रखेंगे। हवा को एयर तो बोलते हैं लेकिन इसको हम गैस से ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ ही भाषा हम जानेंगे कि गैस ही होता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम प्रमुख गैसों को बात करेंगे। वायुमंडल में प्रमुख गैसें पाई जाती हैं और इन प्रमुख गैसों में मैं ऐसा कोई भी गैस नहीं छोड़ा कि जो न लिखा हूँ। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन होती है, फिर सेकेंड नंबर पर आपका ऑक्सीजन आती है, थर्ड नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, और 4 नंबर पर आपका आता है आर्गन गैस, और 5 नंबर पर आता है आपका जलवाष्प। बहुत से लोग जलवाष्प के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं जलवाष्प को बताऊंगा। मैं सबसे पहले जलवाष्प बताने से पहले बता दूं, जल का ही एक भाग होता है और जल जब वाष्प के रूप में सूर्य की प्रकाश किरणें इस पर पड़ती है तो जब ये वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है या वाष्पित हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल का वाष्पित हो जाना ही जलवाष्प कहलाता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपका वायुमंडल है ना, यह वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो याद रखिएगा, आप तो निचली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अगर इसका करेक्ट मान आपको याद करना है तो 78.08 या 09%। कहीं पे 8 भी लिखा है, कहीं पे 9 भी लिखा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आप पढ़िएगा प्यारे, वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, अगर आपको कोई प्रश्न पूछ लिया जा रहा है और प्रश्न में आपको लगे कि 2 आंसर सही है ना, तो आप उस आंसर को बिल्कुल सही टिक करके आइएगा। बात का बात जो होगा देखा जाएगा, उस आंसर को टिक करिएगा जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, क्योंकि आयोग एनसीईआरटी को प्राथमिकता देता है। और कभी भी प्रश्न विवादों में फंसता है तो जो भी साक्ष्य दिए जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो याद रखेंगे 78.09% नाइट्रोजन की अपने वायुमंडल में शुद्ध मात्रा होती है। ये बातों को आप याद रखेंगे। चलिए
आगे ले चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, या अगर करेक्ट मान की बात करें दोस्तों तो 20.95% अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, अब हम आगे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप इसको नाम से भी याद रखें, नाइट्रोजन को N2 से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 से दर्शाते हैं। और CO2 की मात्रा की बात करें तो अपने वायुमंडल में 0.034% पाई जाती है। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे, क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिएगा, जो ऑक्सीजन होती है इसे हम प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। या जो आप लोगों को पता भी है ना कि इसी को हम लोग श्वसन में इसका प्रयोग करते हैं। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, या इसे श्वसनी गैस या इसको प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है ना वह जलने में सहायक होती है, किसी भी चीज़ों को जलने में मदद पहुंचाती है या जलने में सहायक होती है। अर्थात कहीं पे आग लग जाए और आपसे प्रश्न पूछे कि आग लगने पर आप क्या करिएगा, तो आग लगने पर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का प्रयास करिएगा। किसको दोस्तों? ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकने का प्रयास करिएगा, और यही होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, और इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में 0.034%। और आपको ये देखिएगा, ये 1 by 1 पॉइंट करके भी पूछ लेता है कि कितनी मात्रा किसकी कहाँ पे है। और आपको पता होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, यह पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अगर आपसे कहीं पूछे तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये होती है ना कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वह भोजन बनाते हैं। क्या क्या लेके? तो आपको पता है ना कि आपके जो पृथ्वी से क्या लेते हैं, तो खनिज पदार्थ लेते हैं, और आपके सूर्य से प्रकाश लेते हैं, और आपके वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, और सभी के सम्मिश्रण से वे क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। इस बातों को याद रखेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये बातों को आप याद रखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं और याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगला नंबर पे हम देखेंगे आर्गन। आर्गन गैस को AR से दर्शाते हैं। किससे प्यारे? आर्गन गैस को AR से दर्शाते हैं। अगर आर्गन की मात्रा पूछे तो कितनी होती है? 0.93% अपने वायुमंडल में क्या गैस पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। इस बातों को याद करेंगे। और आर्गन गैस को निष्क्रिय गैस का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? आर्गन गैस को निष्क्रिय गैस का भी हम लोग नाम दे देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आर्गन गैस जो होती है ना वह रेफ्रिजरेटर आदि जगहों से निष्कासित होती है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं, बहुत बार ऐसा प्रश्न बना है इससे ना कि वायुमंडल में कितने दो गैसों का मिश्रण 99% है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर 99% है। यूपी टेट के प्रीवियस में बना है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और एक बार ऐसा भी प्रश्न बना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने में कौन सी गैस को लेते हैं, तो CO2 को लेते हैं। एक बार ऐसा ये भी प्रश्न बना है कि मानव जो होता है वह श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का करता है। यूपी टेट का ही मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर उसमें प्रश्न बना है। ठीक है, सोच लीजिए इतने छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं ना। बहुत से लोग ऐसे होंगे ना कि उनका कहना ये होगा ना कि छोटे छोटे प्रश्न, इतना छोटा प्रश्न क्यों बनता। मैं तो बता रहा हूँ प्राइमरी को ही तो पढ़ाना है, 1 to 5 को ध्यान में रखते ही प्रश्न का एनालिसिस किया जाता है। अब आपके मेरिट लिस्ट हाई बने वो बात की बात है, ठीक ना। आप तो यहाँ पे यूपी टेट केवल पास करना है आपको, इसमें तो केवल आपका 82 और 90 नंबर को कवर करना है ना। आपका 82 नंबर और 90 नंबर को, जनरल वाले लोग 90 नंबर को, और इसके बाद जो आपके OBC SC ST के लोग हैं वह 82 नंबर को ही तो पास करना है ना। इसी चीज़ों को ना कवर करना है आपको, और भी चीज़ें इसमें नहीं कवर करनी है। ठीक है, अब देखिएगा जलवाष्प क्या होता है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि जलवाष्प होता क्या है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक गैस बोलते हैं। और जलवाष्प जो होता है ना, जब जब आप लोग देखते हैं जो जब जल यहाँ पे नीचे बिखरा होता है और सूर्य की प्रकाश किरणें जब इस पर जल पर पड़ती है तो वाष्पित होता है यह जल, और वाष्प के रूप में वायुमंडल में यह जल चला जाता है, तो इसी को हम लोग जलवाष्प बोलते हैं। और इसको भी हम लोग गैस का ही एक अन्य रूप नाम दे देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इतने प्रमुख गैसें आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगर आप इसको कवर कर लिए हैं तो आप वायुमंडल से गैस को कवर कर लिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं और से गैसों से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका ग्रीन हाउस
गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, या हरित गृह प्रभाव इसे बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसों का नाम इसे हम लोग देते हैं। और ये गैसें होती क्या हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना होगा, हरित ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैसें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो सबसे अधिक मात्रा में, ये भी प्रश्न बना है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, तो CO2 गैस की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। ये बात को आपको बिल्कुल याद ही करना है और ये चीज़ें बहुत बार पूछा है आपसे, ठीक है। आगे देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसों का एक रूप होता है और इसको हास्य गैस का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग N2O बोलते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद आपका मीथेन होता है जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, ये दलदल वाले स्थानों पे सड़े गले वाले जगहों से निकलती है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का नाम देते हैं जिसको CFC बोलते हैं, घर में रेफ्रिजरेटर से यह निकलता है। और इसके बाद आपको जलवाष्प बता ही दिए, चलिए जलवाष्प को ध्यान थोड़ा कम ही रखा जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस का नाम देते हैं। अगर आपसे कहीं पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस इसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं दोस्तों, तो जल वाष्प को बोलते हैं, H2O को बोलते हैं। ये जब वाष्प के रूप में आ जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल वाष्प, याद रखिएगा। अब देखिएगा, आपको मैं 1 बाय 1 इससे प्रश्न बता दूं कि मैंने कितना कवर किया है, कि आज तक कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। एक प्रश्न बना है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो CO2 की होती है। एक प्रश्न तो आप ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न आप याद रखिएगा, प्रश्न ये बन जाता है ना, ऐसे प्रश्न ये देता है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो आपको चारों में से 3 दे देगा और एक दे देगा जो नहीं रहेगा, और उसी को आपको टिक करना होगा। तो आपको मैं बता दूं ना कि आपको ये तो याद रखना होगा कि CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, N2O आपका ग्रीन हाउस गैस है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, और आपका क्लोरोफ्लोरो CFC भी ग्रीन हाउस गैस है। इस तो आप चीज़ों को बिल्कुल याद कर लीजिए, आप इसको जैसे भी याद करना है आप याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से एक प्रश्न हर बार बना है, तो इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको आज याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको यहीं पे एक चीज़ बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन। मीथेन गैस जो होती है ना, याद रखेंगे, यह जो होता है ना, यह धान के खेत से बहुत ज़्यादा पूछता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से आपका मीथेन गैस निकलती है, पहली बात। और जो जीव जंतु जुगाली करते हैं, या इसको हम बोलते हैं पगुरी करना, जुगाली करने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, जुगाली करने वाले, उनके भी यहाँ से, उनके भी पास से जो गैस निष्कासित होती है, या वे भी गैस जो निष्कासित करते हैं, उस गैस को हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस। इस बात को याद रखेंगे, मीथेन गैस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, यहीं पे ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग याद रखेंगे, आप लोग नाम सुने भी होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, आपसे पूछे तो तुरंत बताएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें जो होती है ना, वह ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ना, जो आपका वायुमंडल होता है ना, वह आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है। ये होता क्या एक्चुअली, जो आपके स्थल मंडल है, स्थल मंडल से जब ये गैसें निकलती हैं, CO2 स्थल मंडल का ही उत्पाद है, N2O स्थल मंडल का ही उत्पाद है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब स्थल मंडल के उत्पाद है। और जब ये जाती हैं तो ऊपर जाने के बाद ये समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है ना, वहाँ पे ये लोग लेयर बना देती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, लेयर बना देती हैं। लेयर बनाने के बाद आप लोग याद रखिएगा, लेयर बना देती है। और जब सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर अंदर नीचे की तरफ आती है, तो जब सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है, लेकिन पुनः जब ये वापस बाहर की ओर जाने चाहती हैं, तो यह लेयर बनाई हुई गैसें इस सूर्य के प्रकाश के तापमान को रोक देती हैं, और इस कारण जो आपका वायुमंडल है, जो आपका ये पृथ्वी है, यह ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी हो जाता है, यह गर्म हो जाता है, यह हीट हो जाता है, और इसी को हम नाम दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो आपसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तुरंत आप प्यारे बताइएगा, ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक तो जरूर करना है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को बहुत धीरे धीरे आपसे कवर करा रहा हूँ, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये चारों ऑप्शन में दे दे, CO2, N2O, CH4, CFC, तुरंत बता दीजिएगा। यही है दोस्तों आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, सबको कवर करिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। बहुत बार ये प्रश्न बना है, LPG गैस। LPG गैस का प्रयोग कहाँ पे होता है? सबसे पहले प्रयोग की बात आप लोग देखते हैं, आपके घरों में, रसोई घर में होता है।
या आप लोग देखते हैं जहाँ पे घरों में खाना बनाने के लिए, रसोई घर हो या आपका दुकान हो, चाहे जहीं जहाँ कहीं भी देखे, पहले तो वाहनों में भी इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब इससे वाहन के प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है। अब वाहन में हम लोग सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो रसोई घर हो गया, या जैसे इसको बना लीजिए ना, खाना बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। चाहे आपका दुकान में हो, चाहे आपका रोड पे हो, जहाँ भी खाना बनाया जा रहा है, जहाँ भी जो भी चीज़ें खाद्यान्न की चीज़ें बनाई जा रही है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है एलपीजी सिलेंडर। और इसकी तमाम जो संस्थाएं हैं, आपको पता है ना कि एचपी हो गया, आपका इंडियन ऑयल हो गया, आपका भारत गैस हो गया, इसकी संस्थाएं हैं, लेकिन इसका नाम एक्चुअली एलपीजी गैस है। और इसका फुल फार्म कई बार पूछा है कि एलपीजी का फुल फार्म क्या होता है। गैसी रूप तो होता ही है, तो इसका फुल फार्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये बातों को आपको याद रखना होगा, बहुत बार ये पूछा है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, हिंदी में इसे बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, या पेट्रोल का ही एक रूप ही होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका हम नाम देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस बात को याद रखिएगा। इसका प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं। अगर मिश्रण की बात करें तो यह किन दो गैसों का मिश्रण है, तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। आपसे पूछे तुरंत बताइएगा, प्रोपेन और धन के किससे क्या दोस्तों, ब्यूटेन से मिलकर ये बना है। आप चीज़ों को याद रखेंगे। प्रोपेन का सूत्र पूछे तो आप तुरंत बताइएगा जो C3H8, और इसके बाद ब्यूटेन का नाम पूछे तो C4H10 से मिलकर ये बना है। यही है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। आपको मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं, बहुत बार ये प्रश्न बना है कि जो आपका गैस होता है ना, गैस में याद रखेंगे एलपीजी गैस से प्रदूषण तो ना के बराबर फैलता है। याद रखेंगे, प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं फैलता है। याद रखेंगे, जलने के बाद ये कोई उत्पाद नहीं छोड़ता है। ये भी याद रखेंगे, जलने के बाद कोई उत्पाद नहीं छोड़ता है, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न बने हैं। एलपीजी गैस जब जलती है तो इससे गैस ना के बराबर निकलता है, कोई प्रदूषण को, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होता है, हानि नहीं पहुंचती है, पहली बात। और जलने के बाद जैसे लकड़ियां जलती है, राख देती हैं, उसी प्रकार उत्पाद नहीं देता, कोई भी उत्पाद नहीं देता, केवल उष्मा देता है, और बहुत अच्छी उष्मा देता है। इसलिए यह अच्छा एक प्रकार का ईंधन है, ठीक ना, खाना बनाने के लिए। इसीलिए इसको ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें, गैसों का रिसाव, एलपीजी गैस का रिसाव करने के लिए इसमें एक रसायन मिलाया जाता है, जो एक बार आपका बना है यूपी टेट में। यह कौन सा रसायन होता है, तो एलपीजी गैस के जो घरों में देखते हैं ना, रिसाव को पता लगाने के लिए तीक्ष्ण गंध आती है। याद रखेंगे, इस गंध का नाम है तीक्ष्ण गंध। और यह तीक्ष्ण प्रकार की जो गंध होती है ना, इस गैस के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है, और उस गैस का नाम होता है एथिल मरकैप्टन, जिसको हम सूत्र बोलते हैं C2H5 और SH इसको बोलते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं एथिल मरकैप्टन। इसके द्वारा जब हम जहाँ पे गैस रखा होता है वहाँ पे हम जाते हैं, तो उससे हमारे नाकों में गैस सूंघने को मिलती है, और हम पता पा जाते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं तीक्ष्ण गंध वाला गैस, और एथिल मरकैप्टन इसका नाम है। इस बात को याद रखेंगे, C2H5SH इसका पूरा नाम होता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और गैस से लगी जब आग लगे ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकते हैं। और आपको पता हो जाना चाहिए कि CO2 से इसको बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं, अगर आपसे पूछे तुरंत बताएगा CO2 गैस का प्रयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं सीएनजी गैस की ओर। सीएनजी गैस भी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा, अगर वायुमंडल का बात लिया तो मैंने इसको ले लिया कि गैसें हैं, तो भाई देखो कौन कौन सी गैसें आपके यूपी टेट में बनी है, अब तक कौन कौन सी गैसों के बारे में पूछा है। चलिए सीएनजी गैस को बोलते हैं वाहनी ईंधन। इसका प्रयोग हम लोग वाहन में करते हैं, जो आप लोग देखे भी हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, ऐसे इनका टैंक भी होता है जो हर एक वाहनों के पीछे लगा होता है, और इसमें गैस फिल कराई जाती है, और यह वाहन का ईंधन बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म एक दो बार तो पूछा ही है, आप लोग यूपी टेट का एनालिसिस कर लीजिए। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तुरंत बताइएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, इसका हिंदी नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका हिंदी नाम होता है, या इंग्लिश नाम की बात करेगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वाहनी ईंधन इसे बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वाहन में, चाहे आपका आपका कोई भी कार हो गया, आपका बस हो गया, आपके मोटरसाइकिल में भी अब इसका प्रयोग, मतलब जितने भी वाहन है ना उनमें अब इनका प्रयोग देखने को आपको मिलेगा और काफ़ी सस्ता होता है, इस कारण इसको हम प्रयोग करते हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है, इसलिए हम इस सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसके मिश्रण की बात करेंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन का भी यह मिश्रण होता है। ये भी किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी इसमें मिलाया जाता है। याद रखेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्लस के आइसोब्यूटेन का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, इसमें इनका मिक्सचर कराया जाता है। तो इससे केवल इसका फुल फॉर्म पूछता है और वाहनी ईंधन है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे ले चलते हैं एएमआईसी गैस की घटना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत बार ये चीज़ें बना है। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था और कौन सी ये गैस होती है, मैं बता दूं, ये भोपाल गैस त्रासदी, आप लोग नाम सुने होंगे या प्रश्न ये बना है यूपी टेट में भर भर के बुना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी और भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी और क्यों घटित हुई थी, कब, क्यों, कैसे घटित हुई थी, ये चीज़ें अगर पूछे तो आप याद रखेंगे। एएमआईसी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम होता है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म नाम होता है। इस बात को याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम होता है, एक गैस होती है। अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो C2H3NO, याद रखेंगे C2H3NO इसका जो सूत्र होता है और इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के जो राजधानी है ना वो इसी को बोलते हैं भोपाल, और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एक फैक्ट्री से यह गैस का रिसाव हुआ था। और ये गैस क्या है दोस्तों? विषैली गैस है। ये कौन सी गैस है? विषैली गैस है। और याद रखेंगे कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1900, कब दोस्तों? तो याद रखेंगे 2 दिसंबर आपका 1984 में। लेकिन याद रखेंगे 2 दिसंबर 1984 के रात्रि को हुई थी। कहीं कहीं पे इसे 3 दिसंबर 1984, मतलब यूपी टेट में तो 3 ही दिसंबर दिया, इसलिए मैंने इसको 3 दिसंबर ही लिख रहा हूँ। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। और यहाँ पे आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड एक कंपनी से या विषैला रसायन जो है ना वह क्या हो गया था दोस्तों? रिसाव हो गया था और अपार जनधन की हानि हुई थी और बहुत सी जो जिंदगियां थी वो मौत के मुंह में सो गई थी। और आप लोग देख भी रहे हैं और इस पोस्टर में भी देख रहे हैं, काफ़ी इसके प्रति लोगों के अंदर वो था। लेकिन क्या कोई करे, एएमआईसी घटना बहुत प्रचलित घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से है और इससे प्रश्न आपके यूपी टेट में बनते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत भर भर के प्रश्न बने हैं इससे। अब देखिएगा, अगर अब हम यहाँ पे वायुमंडल की परतें के बारे में बात करेंगे तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी परत हैं? आपको तो याद ही रखना होगा, वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परत हैं। कितनी हैं दोस्तों? 5 परत हैं। और वायुमंडल की मुख्य रूप से 5 परतों को किस प्रकार आप लोग याद रखेंगे? याद रखने का एक क्रम है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे पास की परत होती है। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी के पास कौन सी वायुमंडल की परतें हैं, तो तुरंत आप लोगों को याद रखना होगा क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे पास की परत बोली जाती है। इसके ऊपर जाने पर हमको मिलता है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है ना, इसी में ओजोन परत पाई जाती है और यहीं पे आपके वायुयान उड़ते हैं। और यहाँ पे मतलब मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। मैं तो पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में, अभी आपको बताऊंगा, केवल आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, पुनः इसके बाद समताप मंडल है, इसके बाद 3rd नंबर पर आता है आपका मध्य मंडल हो गया, फिर इसके बाद आपका 4 नंबर पर आएगा आपका आयन मंडल हो गया, और इसके बाद सबसे लास्ट में अर्थात सबसे ऊपर जो होता है ना उसे हम बहिर्मंडल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे ये आपका पृथ्वी है ना दोस्तों, याद रखेंगे ये आपका क्या है? पृथ्वी है, स्लाइड में देखेंगे। और इसके बाद 2nd नंबर पर क्या आता है? 2nd नंबर पे ये आपका क्षोभ मंडल है, एक नंबर पे यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद 1 नंबर पे क्षोभ मंडल है, फिर 2 नंबर पर ऊपर जाते हैं तो हमको मिलता है समताप मंडल, और 3rd नंबर इसके ऊपर जाएंगे तो आपका क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मध्य मंडल दिख रहा है, और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आपका आयन मंडल दिख रहा है, और सबसे ऊपर जो होता है इसे बाह्य मंडल या बहिर्मंडल का नाम देते हैं, ये 5वें नंबर पर आता है, इसको आप याद रखेंगे।
तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला है क्षोभ मंडल। आप 1 बाय 1 करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भर भर के यूपी टेट में पूछा है। क्षोभ मंडल होता क्या है, यह इसे देखिए प्रश्न बना है कि पृथ्वी के सबसे पास की परत कौन सी है। एक प्रश्न तो ये बना है, क्षोभ मंडल है, याद रखेंगे पहली बात। और यहाँ पे मौसमी घटनाएं, जैसे आपका बारिश हो गया, आपका बादल हो गया और तूफान होना। बारिश होना, बादल होना, तूफान होना, ये सभी किसके हैं, तो क्षोभ मंडल के। आपका कुहेसा जो देखते हैं ना, कुहेसा कहाँ पे होता है, तो कुहेसा आपका किस मंडल का हिस्सा है, तो क्षोभ मंडल का हिस्सा है कुहेसा। ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। तो इतने चीज़ों को याद रखेंगे, ये आपके क्षोभ मंडल हैं और इसको आप लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ते रहिएगा। यहाँ से चीज़ें इतनी बनती हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में आपसे पूछे इंद्रधनुष कहाँ पे उगती है, तो इंद्रधनुष का उगना आपका हो गया, आपका बारिश का होना, बादल का बनना, तूफान का होना, कुहेसा का होना, सब इंद्रधनुष के हिस्से में। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर क्या आपका आता है, सेकंड नंबर पर आता है समताप मंडल। समताप मंडल में जो यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, मैंने तो आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे समताप मंडल सेकंड नंबर पे यहाँ पे है, तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर तो हो ही रही है और जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। याद रखेंगे, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। याद रखेंगे ओजोन परत, और ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। सूर्य की अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से ये रोकती हैं। इसी को हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, कई बार ये प्रश्न बना है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल का हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बना है कि ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत को O3 से दर्शाते हैं। यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होती है और यह लेयर होती है। एक क्या होती है दोस्तों, ओजोन परत में समताप मंडल में जाइएगा तो एक ओजोन परत के लेयर होती है, और ओजोन परत की जो लेयर होती है ना, इस ओजोन परत की जो लेयर होती है दोस्तों, लेयर या मोटाई जो होती है ना, इसको हम डाप्सन इकाई में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डाप्सन इकाई में नापते हैं। ओजोन दिवस कई बार पूछा है, 16 सितंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस को ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि किस गैस से होती है, तो CFC गैस से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से होती है। जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है ना दोस्तों, रेफ्रिजरेटर फ्रिज आदि है ना, इनसे जो गैसें निकलती हैं, इससे आपके ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि हुई है। आपसे पूछे ओजोन परत का जो सबसे ज्यादा होल कहाँ पे देखने को मिला है, तो अंटार्कटिका पे। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे अंटार्कटिका पे देखने को मिला है ओजोन परत का छिद्र। अब तक ओजोन से ये प्रश्न आपके बने हुए हैं, इस बात को आपको याद रखना होगा। और ओजोन परत का संकेंद्रण कहाँ पे मिलता है, एक बार तो ऐसा प्रश्न बना है ना कि ओजोन परत का संकेंद्रण कहाँ मिलता है, मतलब ओजोन परत कहाँ पे है, तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में इसका संकेंद्रण मिलता है। ये भी चीजों को याद रखेंगे। जैसे जैसे प्रश्न बने हैं मैं सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछता है हवाई जहाज उड़ने की आदर्श दशा कहाँ पे पाई जाती है, तो हवाई जहाज उड़ने की आदर्श दशा जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इस बातों को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तूफान नहीं होता है। तूफान कहाँ पे होता है, अगर तूफान की बात पूछे तो तुरंत बताइएगा तूफान क्षोभ मंडल का हिस्सा है। चलिए मध्य मंडल से कौन से प्रश्न बनते हैं। मध्य मंडल जो आपके वायुमंडल का सबसे बिचली परत होती है या बिचला सतह होता है, और इसे हम ठंडी परत के नाम से जानते हैं। यहाँ उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, उल्कापिंड कहाँ जलते हैं, तो मध्य मंडल में जलते हैं। और यह सबसे ठंडी परत होती है। समताप मंडल से ऊपर की परत बोली जाती है मध्य मंडल। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम अगले फोर्थ नंबर पे जाएंगे, और फोर्थ नंबर में मुझे मिलेगा आयन मंडल की बात। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का प्रचार होता है। याद रखेंगे, रेडियो तरंगे जो होती है ना, इनका संचार होता है। जो तरंगे किस माध्यम में चलती है, किस मंडल में चलती है, बहुत बार प्रश्न बना है। तो जो तरंगे होती है ना, वो आयन मंडल में चलती है। आयन मंडल से यही प्रश्न बनता है कि आयन मंडल में तरंगों का प्रसार होता है। रेडियो तरंगे या जो आपकी मोबाइल तरंगे हैं, नेटवर्किंग व्यवस्थाएं आयन मंडल में होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बहिमंडल की बात बोलिए कि बहिमंडल क्या है, तो बहिमंडल या वायुमंडल के सबसे ऊपरी या बाहरी परत को बोलते हैं। याद रखेंगे, पृथ्वी से सबसे दूर परत कौन है, तो बहिमंडल, ये भी याद रखेंगे। या जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है, तो बहिमंडल है। यहाँ पे अंतरिक्ष पाया जाता है या अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यहाँ पे कुछ आपके गैसें हैं ना दोस्तों, वह गैसें निष्क्रिय गैसों का यहाँ पे सम्मिश्रण देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न बनते नहीं। ये बनता है कि पृथ्वी से सबसे दूर की परत या उस वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो बहिमंडल। इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए, अब आपको हम ले चलते हैं जल मंडल के तरफ। जल मंडल में क्या मिलेगा दोस्तों? जल ही जल मिलेगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपका पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है ना, वह जल से ढका हुआ है, और 29% भाग जो है दोस्तों वह स्थल है। क्या है दोस्तों? स्थल है। ये बातों को आप लोगों को याद रखना होगा। 29% जो भाग है वह स्थल है, और 71% भाग जो है दोस्तों वह जल से ढका हुआ है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह का नाम देते हैं, या इसे हम नीला ग्रह का नाम देते हैं। ठीक ना? नीला ग्रह या आपका जलीय ग्रह किसे बोलते हैं? तो इसे हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी को बोलते हैं। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकते हैं, और जल आपके लिए कितना उपयोगी है, इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, जल से संबंधित एक परीक्षण आता है बीओडी परीक्षण। और बीओडी परीक्षण होता क्या है? अगर आपसे पूछे, बहुत बार पूछता भी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है दोस्तों। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। परीक्षण की बात करिएगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपका टेस्ट होता है ना, वह जल की शुद्धता की माप करने के लिए किया जाता है। जो नदियों का प्रदूषित जल हो जाता है ना, उस प्रदूषित जल में हम केमिकल को ढूंढते हैं, या ऑक्सीजन की मात्रा कम या ज़्यादा जो हो जाती है ना, उसको हम पता लगा के, जब औसत से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, केमिकल उसमें घुल जाते हैं, तो उसका हम बीओडी परीक्षण या बीओडी टेस्ट करते हैं, और उसके माध्यम से पता लगाते हैं कि नदी का जल कितना आपका दूषित हो गया है। यही होता है बीओडी परीक्षण। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार बना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। लवणी जल क्या होते हैं? अगर आपसे पूछे कि लवणी जल क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे वह नदी का या समुद्र का वह खारा जल को लवणी जल बोलते हैं। खारा जल में आपका NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या इसको लवण बोलते हैं, या इसी को नमक जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं उसका भी नाम दे देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं डेथ सी या मृत सागर। आप लोग नाम सुनेंगे मृत सागर। मृत सागर जो है ना, ये प्रश्न बना है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणी जल पाए जाते हैं। आपको पता है ना कि 1000 ml, मतलब कि 1 लीटर जल में आपका जो 700 भाग होगा ना, 700 भाग होगा ना, वह NaCl लवण का पाया जाएगा, और उसमें 300 भाग जो होगा ना, वह जल का पाया जाएगा। समझ लीजिए, इस सागर में कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, मरता नहीं है, केवल उसके सतह पर तैरता रहता है। इसकी खास विशेषता होती है, इसलिए हम लोग इसको मृत सागर बोलते हैं, डेथ सी के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। यही होता है लवणी जल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्ध जल यही बोला जाता है। वर्षा का जल जो होता है ना, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर प्रमुख हैं, याद रखेंगे। और जो 5 महासागर हैं, यह जल के स्रोत हैं। पहला है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी महासागर है। इस बात को याद रखेंगे। सेकेंड नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर पर आता है हिंद महासागर। और चौथा नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर। और 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। पांचों महासागर को आपको याद रखना होगा, और ये जल मंडल के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। इनको आप लोगों को याद रखना होगा। इन्हीं से आप जल मंडल को बिल्कुल कवर कर सकते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। बिल्कुल करेक्ट। आपके इनकी पांचों को महासागर को याद रखें। सबसे पहले आपसे पूछ भी सकता है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। और सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? तो प्रशांत महासागर में। गहरा, बड़ा और भूकंप याद रखेंगे। गहरा भी पूछे तभी भी, बड़ा भी पूछे तभी भी, और भूकंप भी पूछे तभी भी सबसे ज्यादा आपके प्रशांत महासागर में आते हैं। आगे देखते हैं जल मंडल की बात में आप लोगों को बात करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत भर भर के भी पूछा है। अम्लीय वर्षा होती क्या है? आपको बता दें, अम्लीय वर्षा की पहचान हम पीएच मान से करते हैं। पीएच मान जो होता है ना, यह पैमाना होता है। क्या होता है प्यारे? पीएच मान एक पैमाना होता है। आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे। पीएच मान का पैमाना जो देने वाले महान वैज्ञानिक है, इनका नाम है सारेंसन। क्या है दोस्तों? सारेंसन के द्वारा ये दिया गया था पीएच पैमाना। और पीएच पैमाने में बताए थे कि जिस भी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो ना, 7 से कम हो,
7 से कम हो उसको हम लोग अम्लीय विलयन बोलेंगे या अम्लीय उसको बोलेंगे। तो आपको पता है ना कि जब 7 होता है ना तो वह जल क्या होता है, वह उदासीन होता है। 7 जिस जल का पीएच मान होगा वह जल उदासीन होगा और इसी जल को हम लोग शुद्ध जल का नाम दे देंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, वर्षा के जल को शुद्ध जल बोलते हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा भी उसमें हो जाए उसको क्या बोलते हैं। तो जब देखेंगे वर्षा जब जब किसी भी साल की शुरुआती वर्षा होती है ना, तो जो आपके औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो आपके कार्बन के पार्टिकल होते हैं, जो आपके NO2 होते हैं, जो जो आपके NO2 हो गए और इसके बाद आपका SO2 हो गया, यहाँ पे देखेंगे NO2 हो गया, SO2 हो गया जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और आपका NO2 हो गया। ये जितने भी आपके रसायन हैं, केमिकल जो आपके गैसीय रूप से वायुमंडल में जाकर उसके सतह पर लगे हुए हैं, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल इस पर पड़ता है, तो इस पर पड़ने के बाद वर्षा का जल के साथ ये रसायन पृथ्वी पर आ जाते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद यह वर्षा का जल शुद्ध न रखे, अब यह अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय वर्षा से पूछता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है ना वह 4 से लेकर 5.5 के मध्य होता है। इसको हम लोग अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आपसे कई बार पूछा है कि अम्लीय वर्षा कराने में कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत बार पूछा है। एक बार दोनों का नाम ले लिया है तो भी याद रखेंगे, NO2 और SO2 जो होता है अम्लीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है, इस बातों को याद रखेंगे। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का नाम भी ले ले, H2SO4 का भी नाम ले ले, तभी भी आप कहेगा ये भी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा से जो हानियां होती है आपको बता दें दोस्तों, अम्लीय वर्षा से जो आपका त्वचा कैंसर होता है, याद रखेंगे अम्लीय वर्षा से आपका त्वचा कैंसर होता है। अम्लीय वर्षा से आपका और भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि आपका जो इमारतें हैं या जो आपके पेड़ पौधे हैं इनको भी हानियाँ पहुंचती है। जो अम्लीय वर्षा से, जैसे कि आपका ताजमहल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन, जो आगरा का ताजमहल कहाँ पे है दोस्तों, ताजमहल आपका आगरा में है। आगरा का ताजमहल का दिन प्रतिदिन रंग जो धूमिल हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, इस बात को आपको याद रखेंगे। और आगरा का ताजमहल का दिन प्रतिदिन जो रंग धूमिल हो रहा है ना, वहीं पे आपका मेरठ वहीं एक ज़िला है और मेरठ में आपका तेल शोधनशाला है, तेल शोधनशाला, और इससे निकलने वाला जो आपका SO2 का रसायन है इससे भी काफ़ी इसको हानियाँ पहुंच रही है, ये भी आपको याद रखेंगे। मेरठ से निकलने वाला तेल शोधनशाला का जो SO2 है इससे भी आपका ताजमहल का दिन प्रतिदिन जो रंग है वो धूमिल हो रहा है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग कवर करके रहिएगा। आगे देखते हैं, यहीं से बनता है मिनीमाता रोग जो जल प्रदूषण से संबंधित है। सबसे पहले कहाँ देखने पर मिला था, तो जापान में, जापान शहर में देखने को मिला था। ये मिनीमाता रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बताऊं दोस्तों, जो मिनीमाता रोग है ना, ये जापान के मिनीमाता शहर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और इस जो रोग ही है या एक शहर का नाम ही है, जो जापान की शहर है जिसका नाम है मिनीमाता शहर, याद रखेंगे। इसी के नाम पर इस रोग का नाम हम लोग रख लिए, और इसको आप लोग इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल तरीका से याद रखेंगे। और एक रसायन है जिस रसायन का नाम है दोस्तों याद रखेंगे मिथाइल मरकरी, याद रखेंगे इस रसायन का नाम क्या है दोस्तों, तो मिथाइल मरकरी। और मिथाइल मरकरी के कारण यह मिनीमाता रोग देखने को मिला था। और याद रखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है दोस्तों, कि मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्रिका संबंधित विकार है जो औद्योगिक अपशिष्ट जल से दूषित मछली खाने से होता है। याद रखेंगे इसमें हुआ क्या था कि जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा था उस कचरे में मिथाइल मरकरी का मिक्सचर था, और यह मिथाइल मरकरी का मिक्सचर जब वहाँ पे बहने वाला एक तालाब या एक वहाँ पे क्या नाम है दोस्तों, नदी थी, उसमें नदी ही मान लीजिए, उसमें जब उस जल में या डायरेक्ट कचरा बह रहा था तो उसकी जो मछलियाँ थी उस मछलियों के संग पे मिथाइल मरकरी रिएक्शन कर गई, और उसी मछलियों का सेवन करने से वहाँ की जनजाति को मिनीमाता रोग हो गया। तो इसीलिए यह मिनीमाता रोग कहाँ देखने को मिला था, प्रश्न पहले ये बना था जापान में, किसके कारण होता है, तो मिथाइल मरकरी के कारण। ये बातों को याद रखें, क्या खाने से होता है, तो याद रखेंगे मिथाइल मरकरी युक्त मछली खाने से होता है, ये बातों को याद रखिएगा। और ये मिनीमाता रोग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियां के बारे में बात कर दें। कई बार प्रश्न बनाया कि दूषित जल के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो दूषित जल के सेवन से आपका हैजा
होता है, दूषित जल के सेवन से ही आपका टाइफाइड होता है, आपका पेचिस भी होता है, आपका पीलिया दूषित जल के सेवन से होता है, हेपेटाइटिस ए आपका दूषित जल के सेवन से होता है, पोलियो भी दूषित जल के सेवन से, और आपका दस्त जो होता है दोस्तों वह दूषित जल के सेवन से होता है। जो इतने भी आपके रोग हैं ना दोस्तों, ये दूषित जल के सेवन करने से आपके अंदर होते हैं, इसलिए आप दूषित जल के सेवन से बचें और इसको ध्यान रखें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा, इससे प्रश्न बना है कि आर्सेनिक यह जो दोस्तों औद्योगिक रसायन है, याद रखेंगे यह तत्व है और यह एक रसायन है, जो कि कैसा रसायन है, तो यह विषैला रसायन है। और आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। बीओडी जो टेस्ट कराया गया तो इसके माध्यम से पता लगाया गया कि आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिला। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों? भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। यह प्रश्न आपका बन चुका है। और आपको एक बात याद रखूं दोस्तों, प्रदूषण की माप करने की संस्था क्या है? एक प्रश्न ये भी बना है, तो प्रदूषण की माप करने की जो संस्था है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कौन है दोस्तों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना दोस्तों, ये करती है प्रदूषण की माप। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आपसे एक बात और बता दें दोस्तों, इटाई रोग किसके कारण होता है? अगर आपसे कहीं पूछे कि इटाई रोग किसके कारण होता है, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है, कई बार ये बना है। तो इटाई रोग जो होता है ना, वह सीडी, याद रखेंगे, सीडी एक आपका तत्व है जिसका नाम होता है कैडमियम। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कैडमियम होता है। और इसके कारण होता है दोस्तों, इस नामक के धातु, याद रखें, कैडमियम नामक धातु के सेवन से इटाई रोग होता है। ये बातों को याद रखेंगे, शरीर पर इसके फब्बे पड़ जाते हैं। इस तरीकों को ध्यान रखेंगे और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी क्रम में आपको अनेक वीडियो मिल जाएगी और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत से अंदर से आपको लगेगा कि आपने चीज़ों को कवर किया है और अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करने में वीडियो आपको बहुत मदद पहुँचाएगी। चलिए आगे देखते हैं, स्थल मंडल की बात करेंगे। तो पृथ्वी का चट्टानी बाहर भाग है, इसी को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी का जो चट्टानी भाग जो बाहर से आप लोग देख रहे हैं ना, यही इसका स्थल मंडल है, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर रहे हैं, और जहाँ पे क्या नाम है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जहाँ पे आपके रोड घाट हैं, सब हैं, इसी को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न 3 बनते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, इसका निर्माण किन परतों से हुआ है? तो 3 परतों से हुआ है। पहली परत का नाम है भूप्रपटी, सेकंड नंबर पर आता है मेटल, और 3 नंबर पर आता है कोर, या इसको कोड बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको कोड बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न एक यही बनता है, सबसे बाहरी परत क्या है? तो भूप्रपटी है, और सबसे अंदर वाली परत जो है वह कोर है। याद रखेंगे, यह द्रवित है, इस बात को याद रखेंगे। और भूप्रपट्टी में आप लोग यहाँ पे देख भी लेंगे, यहाँ पे जो स्लाइड है ना, सबसे अंदर वाली जो परत होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंदरूनी परत बोलते हैं, इसको कोर का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पे मेटल आता है, और सबसे बाहरी जो परत होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूपटल का नाम दे देते हैं। यही आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीपों में बांट दिया गया है, या इसका स्थल मंडल का ही ये हिस्सा है। अगर महाद्वीप और महासागर, मैंने तो 2 चीज़ें बताया ना, कि यहाँ पे महाद्वीप हो गया, और यहीं पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था महासागर के बारे में। तो महासागर जो है वह समुद्र, वह जल का हिस्सा था, और महाद्वीप जो है दोस्तों वह स्थल का हिस्सा आप लोग मानिए। तो इसमें आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। सेकंड नंबर पर यूरोप महाद्वीप। अगर आपसे पूछे कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। और कितने महासागर हैं, तो आपके 5 महासागर हैं। यूरोप, एशिया महाद्वीप हो गया, आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह स्थल मंडल के भाग हैं, तरीकों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए एफसेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।